हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक एनल फिशर। क्रॉनिक एनल फिशर क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर हम लोग इसका सही से ट्रीटमेंट ना करें तो इसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन उपस्थित हो जाते हैं या उत्पन्न होने की काफी संभावना रहती है। दोस्तों, जब हम लोगों ने फिशर की स्टडी की थी, फिशर को डिटेल में डिस्कस किया था, तब हम लोगों ने काफी चीजें समझी थी कि फिशर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट फिशर वो होते हैं जो लगभग 6 हफ्ते से कम के होते हैं, और क्रॉनिक फिशर वो होते हैं जो लगभग 6 हफ्ते से ज्यादा के होते हैं। एक बार हम थोड़ा सा फिर से 1 मिनट में जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। जब भी हमारी मलद्वार के मिडिल पार्ट में कोई भी कट लगता है जो बाहर से हमें दिखाई पड़ता है, इसके लिए हम लोग प्रॉपर डायग्नोसिस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन से देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये फिशर है। और फिशर देखने में अगर यहाँ इसके मार्जिन बिल्कुल शार्प एजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे पेन है, रेडनेस है, टेंडरनेस है, यहाँ का स्किन का टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा हुआ है, और यहाँ का लॉस ऑफ फंक्शन है। जो इन्फ्लेमेशन के जो साइन होते हैं यही 5 साइन होते हैं, जिसमें पेन होता है, आसपास रेडनेस होती है, वहां पे स्वेलिंग होती है क्योंकि वीनस कंजेशन हो जाता है, वहां पे आर्टेरियल कंजेशन हो जाता है, और वहां की स्किन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी होती है वहां पे, ताकि कोई भी एंटीजन आने ना पाए और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और लॉस ऑफ फंक्शन होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग को फिशर होता है तो हम लोग मलत्याग में लगभग असमर्थ रहते हैं, तो इस तरह से लॉस ऑफ फंक्शन भी हम लोग को यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ये एक्यूट फिशर होता है। और जब यही घाव 6 हफ्ते से पुराना हो जाए तो यहाँ जो इन्फ्लेमेशन के साइन है वो काफी कम होने लगते हैं, और यहाँ पे आर्टेरियल और वेनस सप्लाई भी काफी कम हो जाती है, और घाव को एक सस्पेंडेड स्टेट में डाल दिया जाता है। और जो हमारा घाव होता है उसमें जो नर्व एंडिंग होती है उसके ऊपर हल्की सी मेम्ब्रेन आ जाती है, इसलिए हमें पेन और बर्निंग का भी एहसास काफी कम होता है। कई बार अगर बहुत ज्यादा कड़ी स्टूल हो जाए तो यहाँ से ब्लीडिंग काफी मात्रा में कई बार होती है। तो हम लोग क्रॉनिक जो हमारा फिशर है उसमें हम लोग को स्थिति लगभग ऐसी दिखाई पड़ती है। एक चीज और होती है, जो हम लोग का फिशर होता है ये ट्रायड ऑफ फीचर से होता है। क्रॉनिक फिशर को जब भी हम लोग देखेंगे तो इसमें ट्रायड ऑफ फीचर हम लोग को जरूर मिलेंगे, जो इस एक इमेज में हम लोग को बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं। ये हम लोग की एनल कैनाल की एक फोटो है, जहां पे डेंटेट लाइन के नीचे एक कट लगा हुआ है, जिसमें बाहर से हम लोग को सेंटिनल टैग दिखाई दे रहा है, जो अभी हम लोग प्रीवियस इमेज में देख चुके हैं कि बाहर से हम लोग को सेंटिनल टैग दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा कट का मार्जिन हम लोग दिख रहा था, लेकिन अंदर तक पूरा नहीं दिख रहा था। इसमें हम लोग इस सेक्शन में हम लोग पूरा इसको अच्छे से देख सकते हैं। और जो इसका अंदर वाला मार्जिन है, यहाँ पर हम लोग को हाइपरट्रॉफिड एनल पेपिला दिखाई पड़ता है। ये भी इसी तरह जैसे एक्सटर्नल साइड पे स्किन है, ऐसे ये इंटरनल साइड पे स्किन यहाँ पे इन्फ्लेम्ड होके इस पेपिला का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें ट्रायड ऑफ फीचर हम लोग को देखने को मिले। एक तो हम लोग को कट दिखाई पड़ा, दूसरा सेंटिनल टैग दिखाई पड़ा, और तीसरा इस तरह का हाइपरट्रॉफिड एनल पेपिला हम लोग को दिखाई पड़ा। और जब भी क्रॉनिक फिशर होता है तो क्रॉनिक फिशर में स्पाज्म, वहां पे जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसका स्पाज्म काफी कम हो जाता है, और हम लोग को बाहर से जब हम लोग पैल्पेट करते हैं तो हम लोग को उतनी हार्डनेस नहीं दिखती है, और मल करने में हमें उतनी तकलीफ नहीं होती है। थोड़ा सा हमें जो एक्यूट फिशर होते हैं उसमें तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, पेन और बर्निंग बहुत होती है। इसमें सिम्टम थोड़ा सा कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो हम लोग का घाव होता है उस पर वो थोड़ा सा फाइब्रस टिश्यू की वजह से, थोड़ा सा हल्की सी मेम्ब्रेन यहाँ पे आने की वजह से जो यहाँ की नर्व एंडिंग होती है वो इतना ज्यादा मल के साथ आए इरिटेंट के लिए उतना स्टिमुलेशन नहीं रिसीव करती है। तो हम लोगों ने देखा कि क्या जो क्रॉनिक एनल फिशर होते हैं क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके क्या कारण होते हैं। नॉर्मली जैसे कि हम लोगों ने क्रॉनिक फिशर में भी देखा था कि इसके जो पॉसिबल कारण है उसमें हार्ड स्टूल या ड्राई स्टूल जिसमें फीकुलित बन जाते हैं। कई बार ओल्ड एज में जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से खाना पीना नहीं खाते, उनका नरिशमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है, तो उनको बहुत ही हार्ड स्टूल बन जाता है, उसको पास करने में भी इस तरह के फिशर बन जाते हैं।
दूसरा कॉन्स्टिपेशन, जिसमें हम लोग को लगता है कि हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ, हम लोग बार बार जाके स्ट्रेनिंग करते हैं, उसमें भी मल द्वार में कट लगने की संभावना रहती है। या कोई ट्रॉमा हो, जैसे कई बार एनल इंटरकोर्स भी एक कारण होता है, या कोई ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट वहां पे अप्लाई किया जाए जिससे वहां की स्किन जो है टीयर लग जाए। कई बार डायरिया, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट डायरिया अगर हम लोग को बार बार होता है, जैसे एक बार हुआ, घाव ठीक हुआ, फिर दोबारा हुआ, अगर रिपीटेड डायरिया के एपिसोड होते रहते हैं, तब भी हम लोग को क्रॉनिक फिशर होने की संभावना बहुत रहती है। कई बार हम लोग इस तरह की कुछ दवाएं खाते रहते हैं, जो हमारी कोई प्राइमरी डिजीज होती है, उसके लिए जो दवाएं लेते हैं उससे हमारा हार्ड हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से हम लोग को बार बार फिशर लगते रहते हैं। एंग्जाइटी या डिप्रेशन में जिस तरह का मेडिकेशन चलता है, उसमें भी फिशर होने की संभावना बहुत रहती है। या हाइपोथायरॉयडिज्म में कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है, तब भी जो हमारी आंतों का मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से इस तरह के फिशर बनते हैं। प्रेगनेंसी में तो हम लोग जानते ही हैं, या सेकेंडरी कारण जो होते हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या सिफिलिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, इनके बाद भी जो क्रॉनिक फिशर बनने की इनमें संभावना बहुत रहती है। दोस्तों, अब हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं कि इसमें किस तरह का हम लोग ट्रीटमेंट लें। अब चूंकि हमारा जो घाव है वो लगभग हल्का सा सस्पेंडेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, अगर इसमें कोई सिम्टम बहुत ही ज्यादा प्रोवोक नहीं है और हमें बहुत ही ज्यादा पेन नहीं है, बहुत ही बर्निंग नहीं है, हाँ एक फीचर और इसमें ऐड हो जाता है इचिंग का। इचिंग हम लोग को इस तरह के क्रॉनिक फिशर में जरूर देखने को मिलती है। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। हम लोग को इसमें जो ट्रीटमेंट देना होता है उसमें कुछ डाइजेस्टिव मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं, जिससे पेट थोड़ा सा हल्का रहे, पेट में इतना फीलिंग हैवीनेस ना लगे। कुछ एंटासिड दे सकते हैं, जिससे जो मल है उसमें थोड़ा सा उसकी एसिडिटी थोड़ा कम रहे। कुछ स्टूल सॉफ्टनर हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पर्गेटिव और बहुत ज्यादा लग्जेटिव की जरूरत नहीं होती, कुछ माइल्ड लग्जेटिव यूज कर सकते हैं। या ऐसे लोग जिनको बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनमें उस तरह की मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो इसमें चीजें रहती हैं वो होता है लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन में जैसे हम लोग जाते दीदे को डालना सिखाते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। कुछ हम लोग लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम या जेल देते हैं, वो भी एक काफी हद तक हमारे चीजों को नियंत्रित करता है। अगर इन सब के बावजूद भी रिपीटेड कट लगते रहते हैं और सिम्टम बहुत ही प्रोवोक होते रहते हैं, तब फिर हम लोग यहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जा सकते हैं। अगर वहां पे स्फिंक्टर के स्पाज्म की वजह से हम लोग मल को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर हम लोग इसमें, जैसा कि हम लोग अपनी ओपीडी सेटअप पे या अपने डे केयर में करते हैं, एक छाछूत का ट्रीटमेंट हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज जो हम लोग लास्ट में इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग इसको अनट्रीटेड छोड़ दें तो हमें इसमें कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होने वाले होते हैं। दोस्तों, अगर इसको हम लोग अनट्रीटेड छोड़ दें तो जो फिशर होता है क्रॉनिक, इसमें फिस्टुला बनने के चांसेस बहुत होते हैं, इसमें एब्सेस बनने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे फिस्टुला को हम लोग जो पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी ग्रेडेड होती हैं, या जो पेरिनल एब्सेस बन जाते हैं वो हम लोग बहुत बार देखते हैं कि क्रॉनिक फिशर की वजह से बनते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने सारी चीजों को अच्छे से समझा कि क्रॉनिक फिशर क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे इसके लक्षण होते हैं और इसके लिए हम लोग को क्या बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए। थैंक यू।